हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के सिलेबस पे हूँ और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मुगल स्कूल की, क्योंकि राजस्थान स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मेन फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ। सारी पेंटिंग्स 6 पेंटिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद पहाड़ी शैली का जन्म और विकास यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स और उसकी जो पेंटिंग्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है मुगल स्कूल की। तो मुगल स्कूल को आपको बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कलाकार की। कलाकार वो व्यक्ति होता है जो कला को बनाता है। उसे हम आर्टिस्ट कह सकते हैं, उसे हम चित्रकार कह सकते हैं, उसे हम कलाकार भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने चित्रकार लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, हमने कलाकार लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। चित्र बनाना वो एक आपस में अपने आप में एक कला है, तो कलाकार हम उसे कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है समय की। समय किस चीज का? जिस चीज का जिसमें चित्रकला बनाई गई है वो समय हम डालते हैं। उसके बाद हेडिंग आती है हमारा माध्यम। ये माध्यम क्या है मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं और फिर से मैं आपको बता रहा हूं। माध्यम एक ऐसा तरीका है जिससे एक से बात दूसरे तक पहुंचती है। जैसे कि मैं आपसे इस समय हिंदी में बात कर रहा हूं तो हमारा जो माध्यम है वो है हिंदी। अगर मैं इंग्लिश में आपसे बात कर रहा होता तो जो मेरे मन की बात है वो आप तक पहुंचने में जो माध्यम यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश के द्वारा आप तक वो बात पहुंच रही है। लेकिन अगर यही काम मैं हाथ से लिख के करूं, मैं पेपर के ऊपर लिख के मुंह से कुछ भी ना बोलूं और पेपर में लिख के आप तक पहुंचा दूं, तो जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं वो माध्यम है, और जो पेपर है जिस पे मैं लिख के आप तक पहुंचा रहा हूं वो माध्यम है। अगर पेपर की जगह पे मैं कपड़ा ले लूं, लेदर ले लूं, लकड़ी ले लूं, लोहा ले लूं, तो जो भी चीज जिसके ऊपर भी मैं लिख रहा हूं और जो जो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं वो सारी की सारी माध्यम होंगी। तो राजस्थान स्कूल में मैंने लिखा है माध्यम हाथ से बने कागज पर टेम्परा जलरंग। जलरंग तो आप लोग समझते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वाटर कलर कहते हैं, लेकिन टेम्परा क्या है? तो टेम्परा को हम समझाते हैं। पुराने समय में आमतौर पे कलर की बड़ी समस्या थी। नेचुरल कलर, फैक्ट्री मेड कलर होते नहीं थे, और हम जो किचन में हमारी हल्दी है, कत्था है, चूना है या टेसू के फूल हैं, अलग अलग फूलों से फूलों का रस निकाल के या खनिज पदार्थों से हम रंगों को बनाते थे और पानी में मिला के चलाते थे। तो ये तो हो गए जल रंग। अब इसमें अलग अलग टेक्निक आई। टेक्निक क्या? जैसे कि आप जानते होंगे कि वैक्स के अंदर यानी मोम के अंदर हम रंग मिला के एक स्टिक बना लेते हैं और वो चलाते हैं। तो टेक्निक क्या है? वैक्स कलर टेक्निक है ये। इसमें वैक्स का यूज हो रहा है और वैक्स में कलर मिला के हम चला रहे हैं, तो ये वैक्स टेक्निक है। पेस्टल टेक्निक में क्या होता है कि रंग के पाउडर फॉर्म को हम जिप्सम पाउडर या चाक या पीओपी के साथ मिक्स करके, मॉइस्चराइज करके स्टिक बनाते हैं चौक जैसे।
और उससे हम पेस्टल रंगों से अपनी पेंटिंग को बनाते हैं। तो ये क्या है? टेक्निक है पेस्टल। इसी में आता है ऑयल पेस्टल। ऑयल पेस्टल जो है उसमें हम पाउडर फॉर्म को, जो रंगों का पाउडर होता है, उसको तारपीन के तेल के साथ मिला के स्टिक बनाते हैं और वो जो है ऑयल पेस्टल कहलाता है। इसी तरह से टेक्निक है पोस्टर कलर, और अभी अभी मैंने बात की थी टेम्परा की, मैं टेम्परा को अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो एक्रेलिक कलर, ये सारे के सारे माध्यम भी हैं और इनमें टेक्निक भी है। जिस टेक्निक से जो रंग बनता है वही उसका नाम होता है। तो यहाँ बात मैं टेम्परा की कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और दक्कन सब में टेम्परा रंगों का यूज हुआ है, ये टेम्परा तकनीक का यूज हुआ है। तो टेम्परा तकनीक क्या है? तो मैंने आपसे बताया था कि पुराने समय में हम खनिज पदार्थों का यूज करते थे और खनिज पदार्थ जो थे हमें बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं मिलते थे, थोड़े से दानेदार रंग होते थे। तो किसी भी, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसे समझिए कि किसी भी दानेदार रंग को अगर हम किसी एडिशन के साथ यानी चिपकने वाले पदार्थ के साथ मिला के चलाते हैं तो जो टेक्निक होती है वो होती है टेम्परा। पुराने समय में क्या करते थे? दानेदार रंग को, जो एग होता है, अंडा, उसकी जर्दी जो ऑरेंज कलर की आती है उसके साथ मिलाते थे। वो एक अच्छा बाइंडर की जगह पे यूज होता था और उसको मिलाने के बाद फिर रंगों को चलाया करते थे। लेकिन आजकल एग के बजाय एडिशिव आ गए हैं और आज भी टेम्परा का यूज होता है और आज एग की जगह पे एडिशिव का यूज होता है। और इस तरह से हम जान सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी दानेदार रंग में अगर किसी हम रंग को मिला देते हैं, किसी भी दानेदार रंग में अगर हम किसी चिपकने वाले पदार्थ को मिलाएं तो टेम्परा तकनीक कहलाती है। अब हम आते हैं मुगल शैली के जन्म और विकास के ऊपर। तो मैं आपको मुगल शैली का जन्म और विकास की वीडियो डाल रहा हूँ। जन्म और विकास के बाद मैं डाल रहा हूँ मेन फीचर्स की यानी मुख्य विशेषताओं की, और उसके बाद मुगल शैली की 5 पेंटिंग्स की। जो चित्रकलाएं पांचों हमारी मुगल स्कूल में हैं, मुगल शैली में हैं, वो सारी की सारी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ और इससे आप अपनी आंसर शीट में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको देने जा रहा हूँ जन्म और विकास। ये है मुगल शैली का जन्म और विकास, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उल्टे हाथ पर अगला पेज है जन्म और विकास का और सीधे पेज पर मेन फीचर्स हैं मुगल शैली के, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये बाकी बचे हुए मेन फीचर्स हैं यानी मुख्य विशेषताएं हैं मुगल शैली की, जिन्हें आप लिख सकते हैं। मेन फीचर्स के बाद यह है गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण यानी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। इसके बाद यह है शाहजहां के पुत्र अकबर के पुत्र सलीम का जन्म एवं विकास। यहाँ मैंने आपसे कह दिया कि सलीम का जन्म एवं विकास, बल्कि यह सलीम के जन्म की चित्रकला का संयोजन है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यह मुगल शैली की अगली चित्रकला है विश्राम गृह पर बाज पक्षी। यह अगली चित्रकला है कबीर
और रैदास। और यह चित्रकला मुग़ल शैली की अंतिम चित्रकला है जो आपके सिलेबस के अंदर है। वैसे तो हज़ारों लाखों चित्रकलाएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये अंतिम चित्रकला है, दारा शिकोह की बारात। यह शाहजहाँ का पुत्र है जिसकी बारात का दृश्य यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है।